तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए इसके वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। तो चाय के भाव में, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार देखिए हमारे पास में क्या है, 10% की कमी होगी। देखिए 120 में पहले आ रही थी। हेलो दोस्तों, आप सबको पुष्पेंद्र का नमस्कार। मैथ्स बाय PS चौहान चैनल में आपका ये है हमारा प्रतिशत का 5वां पार्ट। और इसका पहला क्वेश्चन जो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है ना। एक उम्मीदवार ने क्या है, कुल वेद मत जो है उनके 55% मत प्राप्त किए। ध्यान से देखना, वेद मत के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 20% मत जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो, कुल मत जो है वो कितने हैं, 7,500 है। तो ये कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप वापस रिपीट करके समझें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का अपन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ध्यान से समझना, ठीक है। 2 उम्मीदवार है, कुल वेद मत, जो वेद मत थे ना उसके 55% एक जने ने प्राप्त किए। 2 उम्मीदवार में से एक ने 55% प्राप्त किए, लेकिन वो वेद मतों के थे। कुल मत जो है वो 7,500 है, जिसमें से 20% मत जो है वो अवैध है। तो पहले 7,500 का हम 20% निकाल लेंगे, वो हम अवैध मत इसमें से निकालने के बाद में जो वैलिड मत होंगे वो जो है उसका 55% जो होगा, जो भी वैलिड मत, उसका एक उम्मीदवार को मिले हैं 55%। तो दूसरे को ऑब्वियसली क्या 55 का कितना प्रतिशत, 100 में से 55 एक को मिले तो दूसरे को क्या 45% मिले। तो जो भी वेद मत होंगे उसका हम 45% निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कुल वेद मतों की संख्या जो है, कुल मतों की संख्या तो अपने को दे रखी है, कुल वेद मतों की संख्या ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कुल वेद मतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए कुल मतों की संख्या हमारे को दे रखी है 7,500। कुल मतों की संख्या हमारे को क्या दे रखी है, 7,500। कुल वेद मतों की संख्या हमारे को ज्ञात कर रहे हैं हम, और कुल मतों की संख्या 7,500 हमारे को यहाँ पे गिवन है, जिसमें से 20% मत जो है, ये देखना यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, 20% मत अवैध है। तो इसमें से 80% जो हो गए, तो इसमें से 80% जो हो गए वो क्या है, वो जो है हमारे कुल वेद मत है। 20% अगर अवैध है तो वैलिड कितने हो गए, 80%, यानी कि 7,500 का हम 80% निकाल लेंगे, ठीक है ना। 80% में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 20% मत जो है वो अवैध है और हमारे को कुल वेद मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मतों की जो संख्या है उसका हम 80% निकाल लेंगे, तो ये कुल वेद मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 75 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इसके 2-2 के पेयर बनाएंगे तो 4 बनेंगे, 8 के कितने, 4 पेयर बनेंगे। तो 75 को डबल करने से 150 आ रहा है, तो इसका 4 गुना करेंगे 150 का तो कितना हो जाएगा, 600। यानी कि 75 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में कितना आ रहा है, 600। और 1 जीरो ये वाला बचा है, तो ये, तो कुल हमारे पास में कितने, 6,000 जो है ये क्या आ गए, वेद मत, ठीक है। कुल वेद मत तो आगे। अब क्या है, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए, सेकंड उम्मीदवार के वेद मत, सेकंड उम्मीदवार के वेद मत जो है, देखिए एक उम्मीदवार के कुल वेद मत जो है 55% है, तो दूसरे उम्मीदवार के कुल वेद मत कितने हो जाएंगे, सेकंड उम्मीदवार के वेद मत,
यानी कि 55% है, इसको मैं क्या करता हूँ 100 में से मैंने 55 माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो भी है ये प्रतिशत में आ गया, ये हमारे पास में ये वेद मत हो गया, ठीक है ना। पहले उम्मीदवार के 55 है तो दूसरे के क्या 100 माइनस 55 हो गए। और हमारे को क्या करना है सेकंड उम्मीदवार के वेद मत। तो कुल मैथ जो है 6000 है, अभी इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, ये 45% हो गए, ठीक है। अब कुल मत जो है 6000 है, तो हम क्या करेंगे फिर से मैं इसकी कैलकुलेशन ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको मिटा के, सेकंड उम्मीदवार के हमारे पास में ये इसी की लाइन में आगे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड उम्मीदवार के मत जो हो जाएंगे, देखिए 6000 जो कुल मत है उसका हम क्या 45% निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नीचे से मिटा देते हैं। ये 6000 है, 6000 का 45% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड उम्मीदवार जो है उसके 45% मत प्राप्त किए हैं। 55% जो है वो पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं, तो सेकंड वाले ने 45% प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हम डबल जीरो लगा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया था हमने, 45 को डबल करते तो 90 होते हैं, और 2 2 के 6 के 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 90 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, ठीक है। और 1 जीरो ये और बचा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो 2700 मत जो है वह कुल मत आ गए हैं सेकंड वाले उम्मीदवार के कुल वेद मत। उनकी संख्या कितनी हो गई है 2700, ठीक है। 2700 जो है ये सेकंड उम्मीदवार के वेद मतों की संख्या है। तो इस प्रकार से जो भी इसके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको हम इस टाइप से डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, कैसे की है, 60 को 45 से मल्टीप्लाई कैसे किया है उसका थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई सम संख्या है, यहाँ पर जैसे अपने को पता है 45 को डबल करने से क्या है 90 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन डबल करने से 19 हो रहा है, तो डबल डबल के यानी कि 3 पेयर बनेंगे, 6 है ना, तो 6 के अगर 8 होते तो 4 पेयर बन जाते यहाँ पर, और अगर यहाँ पर 10 होते तो यहाँ पर 5 पेयर बन जाते। क्योंकि 6 है तो 45 को डबल करेंगे तो 90 होगा, और 3 पेयर 90 90 के बन रहे हैं, तो 9 3 27, 2 7 और 1 0, 270। ऐसे हम क्या कैलकुलेशन थोड़ा आइडिया लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है। रमेश का जो वेतन था पहले उसमें 20% वृद्धि कर दी, और फिर उसके अंदर क्या है वापस 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर आता है, और पटवारी परीक्षा के अंदर आपके जितने सवाल आते हैं उसके अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के डाटा यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। इस कारण से बहुत अच्छे से समझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या है पहले मैं कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट से समझना है, और फिर मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा, तो आप अगर फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए इसके वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। आप लोगों को क्या बस 20% वृद्धि और 20% कमी की गई ये दे रखा है, पहले 20% वृद्धि 20%। तो अपन क्या मान लेते हैं, जैसे रमेश का वेतन जो है वो 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने रमेश का वेतन मान लिया 100 रुपये। तो अगर इसके अंदर सपोज करो 20% वृद्धि होगी, 20%, 100 के अंदर 20% वृद्धि का मतलब क्या है 20 रुपये इसके ऊपर बढ़ गए हैं, ठीक है ना। 20 रुपये बढ़ने से ये 100 अब क्या हो गया है 120 हो गया है, ठीक है ना। 100 पर 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, पहले अगर उसका वेतन 100 रुपये था तो अब उसका वेतन कितना हो गया है 120 हो गया है। फिर वो क्या कह रहा है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर।
अब ये वेतन है 120, इसको क्या है 20% कम कर दिया गया। 20% कम करने का मतलब क्या है, अब 120 का 80% ही वह रह गया है, ठीक है ना। पहले 120 का 100% था, 100% में से 20% कम कर दिया है, तो अब क्या रह गया है 80% रह गया है, ठीक है। प्रतिशत होने से मैं नीचे 100 लिख देता हूँ, यानी कि 120 का 80% जो है वो हम निकाल रहे हैं। पहले हमने क्या किया, 20% वृद्धि हुई थी, हमने ये 100 रुपये क्या रमेश का वेतन माना, 20% वृद्धि की तो 120 हो गया है, ठीक है ना। और 120 में 80 का वापस रह गया है, 20% कम होने से 80 रुपये ही रह गए हैं, वेतन के 80% रह गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ से कैंसिल करने के बाद में क्या है 96 रुपीज़, ठीक है ना। यानी कि पहले उसका वेतन 100 रुपये था, अब उसका वेतन क्या है 96 रुपये रह गया है। यानी कि प्रारंभिक कंडीशन जो थी, पहले जो अपन ने 100 माना उस पर इसको लाभ हुआ या हानि हुई। देखिए 96 रुपये रह गए, पहले 100 रुपये थे, यानी कि ऑब्वियसली इसको क्या 4 रुपये का लाभ हुआ। तो अपन प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं ना, क्योंकि अपन ने 100 माना था, तो 100 के ऊपर इसको कितने का नुकसान हुआ 4 का, यानी कि प्रतिशत हानि हुई है, ठीक है ना। प्रतिशत हानि हुई है, और कितनी हुई है प्रतिशत हानि, वो हुई है 100 - 96 बराबर 4% की, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है 4% प्रतिशत हानि, ठीक है ना। ये तो हमने क्या है कॉन्सेप्ट से किया है, इसको 100 माना था, 100 में 20% वृद्धि की और 120 का फिर 80% निकाला, क्योंकि 20% कम था तो 96 आया, यानी कि ऑल ओवर इसमें 100 मानने के बाद में 96 बच गया, तो यानी कि 4% की इसके अंदर हानि हो गई। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जो अगर आपको याद रह जाए, याद नहीं भी रहे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना अभी प्रारंभ ही कर रहे हैं तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। इसमें क्या हमेशा हानि होती है। पहली बात तो यह है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई x% वृद्धि, ठीक है ना, यहाँ पे x% पहले वृद्धि कर देगी, फिर x% कम कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में ऑल ओवर हमेशा हानि ही होती है। जितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है उतने ही प्रतिशत इसको कम किया गया है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 20 है, तो फिर इस कंडीशन में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में लगेगा, जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी वैल्यू यहाँ पर ही होनी चाहिए, जितनी वृद्धि की गई है उतना ही कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है हानि होती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कम वाली प्रतिशत पहले हो और अधिक वाला प्रतिशत बाद में हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला एक ही रहेगा, हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत जो हम निकालते हैं, हानि प्रतिशत जो हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं x²/100, ठीक है ना। x²/100 से हम इसको क्या है निकालते हैं। अब x² यहाँ पे क्या है, जो कॉमन चीज है, जो हानि हुई है, जो वृद्धि हुई है और जो कम हुआ है वो x की वैल्यू है। यहाँ पे 20 कम हुआ और ज़्यादा हुआ है तो 20²/100 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ऑल ओवर क्या है 4% इसके अंदर हानि हुई है। हमेशा हानि होगी और प्रतिशत हानि कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे x²/100 से। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कॉमन फॉर्मूला है। सपोज करो यहाँ पर 10% हानि होती, वृद्धि होती और 10% फिर से इसको कम कर देते, तो फिर कितना अपने वैल्यू आती है यहाँ पे 10²/100, यानी कि 100/100, तो कितना हो जाता 1%। और इसमें क्या हमेशा हानि ही होती, जब आंकड़े 10-10 के होते तो हानि ही होती। अगर यहाँ पे 50% हो जाता तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर हम करते हैं तो 50 का स्क्वायर हमारे पास में जो आता है वो क्या आ जाता है 2500 और नीचे 00, यानी कि 25% इसमें हानि हो जाएगी। अगर 50% वृद्धि करके 50% कम कर दिया जाए तो ऑल ओवर कितनी
25% की इसमें हानि हो जाएगी। तो ये इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट इसको निकालते हैं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट से बताया है और ये आपको ये वाला फॉर्मूला हानि प्रतिशत का याद रखना है जब कोई वैल्यू उतनी ही बढ़ाई दी जाए जितनी कम की जाती है। पटवारी की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण अपन ने क्वेश्चन किया है, उसी क्वेश्चन की पैटर्न पर ये 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, इनको आप पढ़ के सोल्व करते हैं। देखिए, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई, देखिए पहले कमी की गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना। एक तो इसकी दर होती है और एक इसमें खपत होती है। कोई भी चीज़ अपन कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और तो उसको खरीद कर लाते हैं, तो उसकी दर के अंदर 10% कमी हो गई है, ठीक है। तो इसके क्या है, इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई है। तो ऑल ओवर ये कह रहा है इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अपना जो घर के अंदर या अपनी दुकान के अंदर अपना जो रेवेन्यू अपने पास में था उसका ऑल ओवर क्या इफेक्ट पड़ेगा रेवेन्यू पे, राजस्व पे, तो वो अपन देखते हैं। देखिए, इसमें कमी जितने % हो रही है उतने ही % वृद्धि हो रही है। इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आंख मीच के अपने को एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उसे बोलते हैं x²/100% कमी, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है और कमी कितनी होती है, x²/100। देखिए, x की वैल्यू हम 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 हो जाएगा बटे 100, ठीक है। यानी कि ये भी 100 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो 1% कमी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1% कमी। सेम उसी पैटर्न पे है जो अपन ने पहले किया था, पहले वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट ये वाला है, इसका नीचे वाला, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई। लंबाई में 10% पहले वृद्धि की गई और फिर उसके बाद में कमी की गई, तो इससे क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, एक सिरे से लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी, चौड़ाई में इतनी कमी कर दी, एक साइड से बढ़ा दिया है, एक साइड से कम कर दिया है, तो ऑल ओवर एरिया के ऊपर क्षेत्रफल पे हमेशा प्रभाव जो पड़ेगा वो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, x²/100, x²/100% कमी होगी हमेशा, ठीक है ना। तो एक पैटर्न का क्वेश्चन तो अभी पहले किया था, उसके बाद में एक ये है, तीनों क्वेश्चन है, तीनों का फॉर्मेट एक ही है। पहले जितनी वृद्धि की जा रही है उतनी ही कमी की जा रही है, या कमी की जा रही है उतनी ही वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पे भी 10 ही दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर/100, तो एक्चुअली इसका भी आ जाएगा 1% कमी हो जाएगी एरिया के अंदर। यानी कि क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगी, तो कमी हो जाएगी, कितने % कमी हो जाएगी, 1% कमी हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पहले वाले फॉर्मेट के ही थे। तो एग्जाम में आए तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझना। इसका कॉन्सेप्ट, इसको मैं तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है, लेकिन इसका तरीका ही समझना है। तरीका समझ में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो तरीका समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, चाय जो है, चाय के मूल्य में 10% कमी हो गई है, जिसके कारण 270 रुपये खर्च करने पर, पहले चाय 270 रुपये की खर्च करते थे, चाय के ऊपर 270 रुपये खर्च करते थे और अब भी 270 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन चाय का भाव जो है, मूल्य वो 10% कम हो गया है, ठीक है ना। मूल्य तो ये 270 रुपये से, लेकिन ये 10% इसके मूल्य में कमी हो गई है। जो 270 रुपये की चाय है ना, उसमें 10% के कमी हो गई है मूल्य के अंदर, ठीक है ना। प्राइस रुपीज तो वो का वही है, केवल किस में कमी हुई है, मूल्य के अंदर कमी हुई है। जैसे पहले 10 रुपये किलो मिल रही थी तो अब 9 रुपये किलो मिलने लगी है, ठीक है ना। यानी कि उसमें कमी आ गई है मूल्य के अंदर, ठीक है ना। लेकिन चाय तो 270 रुपये की ही खरीदी जा रही है। तो ऑल ओवर इफेक्ट क्या पड़ा है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से
250 ग्राम चाय अधिक आती है, यानी कि अब चाय जो आ रही है उसकी कुछ मात्रा बढ़ गई है। चाय की मात्रा कितनी बढ़ी है? 250 ग्राम चाय ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 270 रुपये की पहले भी खरीदते थे, अब भी खरीद रहे हैं, लेकिन इसके मूल्य में 10% कमी आ गई है। मूल्य में ऑब्वियसली कमी आई है तो चाय जो है उतने ही रुपए की खरीदने पर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर 250 ग्राम चाय अधिक आ रही है। अब अपने को बताना है चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। ठीक है, जब भी मैथ्स के अंदर ऐसा होता है कि कोई चीज़ ज्ञात करनी होती है जो अननोन होती है, उसे हम क्या है x के द्वारा मान लेते हैं, x के द्वारा एज्यूम कर लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं चाय का पहले वाला भाव जो है, ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। चाय का पहले भाव बराबर x रुपीस पर केजी। ठीक है ना, पहले चाय का भाव ये था। ठीक है, जब कमी नहीं हुई थी तब भाव x रुपीस पर केजी था। जब 10% की कमी आ गई है मूल्य के अंदर, भाव के अंदर, ठीक है ना, तो चाय के भाव में कमी होने पर, चाय के भाव में कमी होने पर उसका जो ऑल ओवर भाव है अब वो कितना हो गया है? देखिए 10% की कमी आई है, यानी कि x का 90% अब रह गया है। ठीक है, क्योंकि 10% कमी आई, पहले x रुपीस पर केजी था, अब क्या है 10% की कमी होने से जो मेन x रुपीस पर केजी था अब वो क्या हो गया x का 90% रुपीस पर केजी। ठीक है, x के अंदर कितनी कमी आ गई? 10% कमी आ गई, इस कारण से x क्या बच गया? अब 90% ही बच गया। 90% को अपन कैसे लिख सकते हैं? 9x/10 रुपीस पर केजी। ठीक है, यानी कि परसेंट अपन हटाएंगे ना तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 9/10 बचेगा, इनटू करेंगे तो 9x/10 रुपीस पर केजी। यानी कि चाय के भाव में कमी होने पर उसका भाव जो है अब क्या हो गया है? ये नया भाव। ठीक है ना, ये नया भाव है, ये नया भाव है, और पहले भाव ये था और अब नया भाव ये हो गया है। ठीक है ना, नया भाव क्या है? चाय के भाव में कमी होने पर, ये अपना नया भाव है 9x/10 रुपीस पर केजी। ठीक है, दोनों ही चीज़ अननोन है तो दोनों को ही हमने क्या x की फॉर्म में लिख लिया, ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हमारे को क्या है, यहाँ पर ये दे रखी है चाय जो अधिक आ रही है वो 250 ग्राम दे रखी है, 250 ग्राम, यानी कि ये कुछ मात्रा दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से 250 ग्राम ज़्यादा आ रही है ना, तो अपने को क्या है पहले की चाय की मात्रा निकालनी पड़ेगी और बाद की चाय की मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप समझना। ठीक है ना, जैसे सपोज करो पहले हम 270 रुपये की कुछ खरीद रहे थे। ठीक है ना, तो 270 रुपये की, तो ये तो क्या रुपीज़ है। ठीक है ना, अगर भाव सपोज करो 27 रुपये किलो है, भाव 27 रुपये किलो है, जो x है ना 27 रुपये किलो है, तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 kg। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ये मात्रा आई है, वो कैसे आई है? एक्चुअली हमने क्या है यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है, टोटल रुपीज़ की जो मात्रा जो हम खरीद रहे हैं कोई भी चीज़, उसके अंदर अगर हम उसके भाव का, उसकी प्राइस का भाग दे देते हैं तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो आ जाती है। ठीक है ना, जितने भी रुपए की हम खरीदते हैं उसके अंदर अगर उसकी प्राइस का डिवाइड कर देते हैं तो उस वस्तु की मात्रा आ जाती है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, ठीक ना, समझा दूंगा मैं यहाँ पे, आप समझना मैंने कैसे लिखा है प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार देखिए हमारे पास में क्या है, पहले जो मात्रा थी उससे अब ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना,
तो चाय का नया भाव जो है ये 9x/10 है, ये भाव है, तो भाव नीचे लिख देंगे और जितने रुपए की हमने खरीदी है वो ऊपर लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 270 डिवाइडेड बाई इसको 9x/10 कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ये क्या है, अपना नया भाव है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये क्या है, मात्रा है, जब 10% की कमी हो जाती है ना, तब यह मात्रा है चाय की। और पहले मात्रा कितनी थी, पहले भी खरीद तो 270 रुपये की थे, ठीक है ना, लेकिन पहले जो इसका भाव था वो क्या था, ये, यानी कि अपन जितने रुपए की खरीद रहे हैं अगर उसके भाव से हम डिवाइड कर देंगे, ये नया भाव है, ये पुराना भाव है। नया भाव ये होने पर 10% की कम, भाव के अंदर 10% की कमी आने के कारण से कुछ इनके बीच में कुछ क्वांटिटी का डिफरेंस आया है, ठीक है ना, ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ अभी क्या है, किलोग्राम में ज़्यादा हो गई है, कुछ ज़्यादा हो गई है। क्यों, क्योंकि भाव के अंदर ये डिफरेंस आ गया है, पहले x था 9x/10 हो गया है। तो वो जो कमी है वो कितनी है, 250 ग्राम की है, ठीक है ना, 250 ग्राम की है। देखिए अब ये वाली चीज़ है ना, 9x/10 और x, ये अपन ने क्या है, रुपीज़ पर केजी में मान रखा है। किस में मान रखा है, रुपीज़ पर केजी में। ये 270 रुपीज़ है और ये भी 9x/10 रुपीज़ पर केजी के अंदर है। तो यहाँ पर 250 जो दे रखा है ये हमारे को ग्राम में दे रखा है। तो इस ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करेंगे तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी भी किलोग्राम में हो गई, ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है जहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये चीज़ ऊपर समझ ली होगी आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट में इसके ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये वाली इक्वेशन है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए ये वाला 0 ऊपर चले जाएगा, इस 9 से ये 27 कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 1 0 तो ये 1 0, ये क्या डिवाइड का है तो ये ऊपर चला जाता है साइन, तो यहाँ पर ऊपर 300 आ जाएंगे, ठीक है ना, 300/x, ये x यहाँ पे नीचे बचेगा, यहाँ पे है -270/x, ठीक है, ये 270/x है और ये 250/1000, 250 से 1000 को काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 बार 1/4 आ रहा है। देखिए ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास में ये आई है। अब 300/x है और 270/x है, नीचे तो x ही है, तो 300 में से 270 जाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 300 में से 270 गए तो 30 बच गए, 30/x बराबर 1/4 आ गया। तो फाइनली हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, x हमारा जो क्या है, हमने ये चाय का पहले वाला भाव मान रखा है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 30, 4 से 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में x बराबर आ जाएगा 120, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, 120 आई है, और ये 120 क्या है, ये रुपीज़ पर केजी है, ठीक है ना, ये क्या है, रुपीज़ पर केजी, ये क्या है, पहले वाला भाव है। पहले चाय जो आ रही है वो कितने रुपए पे आ रही थी, 120 रुपीज़ पर केजी में पहले आ रही थी, और जब 10% की कमी हो गई, भाव के अंदर 10% की कमी हो गई, देखिए 120 में पहले आ रही थी, अगर 120 का हम 10% निकाले तो कितना होता है, 12 रुपये, ठीक है ना। तो 120 में से 12 हमने माइनस कर दिया तो अभी नया भाव जो आएगा वो 108 रुपये आ गया है, ठीक है ना। ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं या फिर इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए नया भाव। नया भाव जो हमने निकाला था वो कितना था, 9/10x, ठीक है ना, 9x/10, सॉरी 9x/10 रुपीज़ पर केजी, ये हमने नया भाव माना था, ठीक है ना। अब 9/10 है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी, 120 आई है ना, 9/10 इंटू 120 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नम्मा 108, 12 9 जा 108 रुपीज़ पर केजी, ठीक है ना, 108 रुपीज़ पर केजी ये आया है इसका भाव।
अब जो इसका भाव आ गया है वो 108 रुपीज़ पर केजी आया है, नया भाव। ये कब है? जब 10% की कमी हो गई। पहले भाव था 120 रुपये पर केजी चाय का। जब चाय के भाव में 10% की कमी आ गई, यानी कि 12 रुपये की कमी आ गई, तो अब इसका चाय का भाव क्या है? वो हो गया है 108 रुपीज़ पर केजी। ठीक है ना। तो बहुत ही ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट समझना और इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आप खुद भी करने की कोशिश करना। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और यही मेरिट डिसाइड करते हैं। तो इस टाइप के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत ही गहराई से समझे करें। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में आप ये इक्वेशन क्या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी। ठीक है ना। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ जाए फिर प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होने के बाद में ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मात्र 30 सेकंड में किए जा सकते हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट में किए जा सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अब रेगुलर हो जाना है। मैं पटवारी की परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है उसके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल पूरा फ्री ऑफ चार्ज सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊँगा। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर इसके ऊपर लोग जुड़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगते हैं तो मैं वीडियो लंबी बनाऊंगा। इसमें और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डालूंगा और जितने भी टाइप के बैच के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं और उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, सारा मैं आपके पास में पहुंचाता रहूँगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में नए हैं तो भी आप वीडियो देखें, क्योंकि YouTube पर बहुत जने पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पहले से पढ़ा रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं और नए जो होते हैं, नए बंधु को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूँ। तो जो भी नए यूज़र हैं, जो नए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, वो एटलीस्ट मेरे साथ में जुड़ जाएं। ठीक है ना। फिर जब हम एडवांस मैथ में चलेंगे तो हम भी शॉर्ट पे आ जाएंगे, लेकिन अभी ये इनिशियल कंडीशन है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जो आपके परिवार में या आपके कोई फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब